नमस्कार, कैसे हैं आप सभी छत्तीसगढ़ राज्य के कक्षा 12 के परीक्षार्थी जो जीव विज्ञान वर्ग से अपनी परीक्षा को देंगे, उनके लिए वर्ष 2022 में पूछे हुए प्रश्न पत्र को मैं इस वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। तो आइए देखते हैं कि छत्तीसगढ़ वर्ष 2022 में जीव विज्ञान में कैसा प्रश्न पूछा गया था। ये मैं आपको सेट 1 अभी सॉल्व कराऊंगा और 3 सेट मुझे मिले हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी। तो अभी मैं सेट 1 सॉल्व कराऊंगा। आइए यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहला जो आपका निर्देश दिया गया है उसमें आपको बताया गया है कि 1 से 5 तक का जो क्वेश्चन है वे अति लघु उत्तरीय हैं और 1 अंक के हैं, यानी 5 प्रश्न आपको जो यहाँ पर दिखाई देंगे अभी शुरुआत से 1 से 5 तक के, वे सभी 1-1 नंबर के होंगे। आइए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि RCH का पूरा नाम बताइए। RCH आता है अध्याय नंबर 4 कक्षा 12 के अंतर्गत। RCH का पूरा नाम होता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि लेडी बर्ड क्या है। तो लेडी बर्ड एक कीट है जिसको मैंने यहाँ पर फिगर के माध्यम से बताया है, कहीं ना कहीं आपने ये देखा होगा, भृंग, बीटल, ऐसी अपने कीड़ा जरूर देखा होगा, पत्तियों पर पाए जाते हैं, पौधों पर पाए जाते हैं। तो लेडी बर्ड क्या है, एक कीट है जिसका साइंटिफिक नेम होता है कॉक्सिनेला सेप्टेम पंक्टेटा। आप चाहो तो ये साइंटिफिक नेम लिखो और चाहो तो ना लिखो, सिर्फ लिख सकते हो कि लेडी बर्ड क्या है। तो लेडी बर्ड एक प्रकार का कीट है। डीएनए खंड में कौन सा आवेश पाया जाता है। मैंने आपको बताया था कि डीएनए ऋणावेशित होता है, निगेटिवली चार्ज्ड होता है। नेक्स्ट देखिए, हमारे देश में अवरोधक प्रकार की प्रवाल भित्तियां मतलब कोरल रीफ कहाँ पाई जाती हैं। तो कोरल रीफ के बड़ी बड़ी चट्टान समुद्र में पाई जाती हैं हमारे भारत में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास, मन्नार की खाड़ी में, लक्षद्वीप, इन सभी पर पाई जाती हैं। ठीक, ये ऑप्शन सही है। देखिए, डॉब्सन यूनिट से वायुमंडल में किसकी मोटाई का मापन किया जाता है। आपको बताएं, डॉब्सन यूनिट से किसकी मोटाई, ओजोन की परत की मोटाई को मापन करते हैं। ओजोन गैस पाया जाता है कौन से मंडल में, समताप मंडल में। क्या करता है, पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। देखिए, 1-1 नंबर के क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखिए, 6 से 10 नंबर के जो क्वेश्चन है उसके 30 शब्दों में कम से कम उत्तर देना है और प्रत्येक 2 अंक के लिए निर्धारित है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया डायाफ्राम और वाल्ट क्या है। तो डायाफ्राम और वाल्ट गर्भ निरोधक के रूप में कार्य करते हैं। किस प्रकार से, ये महिलाओं के प्रयोग के लिए होते हैं, रबर से बने होते हैं, रोधक हैं, जो स्त्री के जनन मार्ग में सहवास से पूर्व यानी मैथुन से पूर्व गर्भाशय ग्रीवा को ढकने के लिए लगाए जाते हैं, जिससे कि शुक्राणु अंदर प्रवेश ना करे, गर्भधारण ना हो, इससे गर्भधारण से छुटकारा मिल सके। याद रखिएगा, इस हाल प्रश्न पत्र का PDF भी हमारे एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, वहां पर आप जाओगे, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉल करने के बाद वहां पर एक सेक्शन बना हुआ है छत्तीसगढ़ बोर्ड का, वहां पर आप जाओगे, PDF सेलेक्ट करोगे, PDF में आपको ये फ्री में मिल जाएगा, निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं है इसका। और देखिए, डायाफ्राम और वाल्ट को पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही इन रोधक साधनों के साथ साथ शुक्राणुनाशक क्रीम यानी स्पर्मिसाइडल क्रीम, जिससे हम शुक्राणु को मार सके, उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक, इससे गर्भ निरोधक क्षमता बढ़ जाती है, यानी गर्भाधान नहीं हो पाता। जीनोटाइप और फिनोटाइप में कोई 2 अंतर बताइए। तो जीनोटाइप क्या होता है। जीनोटाइप किसी भी जीव में संबंधित लक्षण से संबंधित जीन होता है। जैसे मैं अगर आपसे कह दूं कि पौधे की लंबाई है लंबा और बौना, तो लंबे से संबंधित जो जीन है कैपिटल T, बौने से संबंधित जो जीन है स्मॉल t, ये कहलाता है जीनोटाइप। क्या कहलाता है, जीनोटाइप। जीन प्रारूप जनकों से वंशांगत होने वाले जीन्स के कुल योग को प्रकट करता है। जीन प्रारूप किसी जीव का आनुवंशिक संगठन होता है, किसी जीव का आनुवंशिक संगठन होता है, जैसे कैपिटल T, स्मॉल t। लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप क्या होता है, तो जिसे हम देखकर ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर फिनोटाइप कहलाता है। यानी जैसे हम आपको 2 पौधा दे दें, हम 2 पौधा दे दें, बताइए इनमें से लंबा कौन है, बौना कौन है, देख के बता ले जाओगे, ये लंबा है, ये बौना है। तो जिसे देखकर बताया जा सके उसे हम फिनोटाइप लक्षण कहते हैं।
जैसे लंबा जो लिखे हैं ये फिनोटाइप लक्षण है, बौना लिखे हैं तो ये फिनोटाइप लक्षण है। यानी जीवों का लक्षण जैसे रूप, लिंग, रंग, व्यवहार जो प्रदर्शित करते हैं किसी व्यक्ति का लक्षण प्रारूप जीनों और वातावरण के पारस्परिक संबंधों द्वारा अभिव्यक्त बाह्य संरचना और क्रियात्मक लक्षणों को प्रदर्शित करता है। जैसे मटर के पुष्प में बैगनी रंग का पुष्प होता है, सफेद रंग का पुष्प होता है। आप देख के पहचान सकते हो कि बैगनी रंग का पुष्प है, एक सफेद रंग का, तो जिसे देखकर आप पहचान सकते हो, जिसको ऑब्जर्व कर सकते हो, वो फिनोटाइप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सुगुणिता क्या होता है, यूपोलाइटी। तो देखिए आपको मानव के एग्जाम्पल दे रहे हैं। मानव में कुल गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मानव में कोशिका में गुणसूत्र कितने होते हैं? मानव में गुणसूत्र 46 होते हैं। ये कहलाती है द्विगुणित अवस्था। क्या कहलाती है? द्विगुणित अवस्था, जिसे 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी हम कह सकते हैं 2n बराबर 46। जब ये जोड़े में अगर आप दिखाओगे तो 23 जोड़ा कहलाएगा, है ना, 23 जोड़ा। जब गुणसूत्र का पूरा सेट ही, पूरा का पूरा सेट घट जाए या बढ़ जाए तब उसे हम सुगुणिता कहते हैं। जैसे 2n कैसे आया? n प्लस n बराबर 46 आया ना, इसको 2n लिख सकते हैं, n प्लस n। अब n एक सेट है, ये दूसरा सेट है, तो जब एक सेट घट जाए या बढ़ जाए, मान लो एक सेट घट जाए तो n बराबर कितना आ जाएगा? 23। तो ये कहलाता है एक गुणिता, मोनोप्लाइटी। अगर मान लो कि ये 2 है तो ये क्या कहलाता है? द्विगुणिता, डाइप्लाइटी। अगर मान लो एक और बढ़ जाए तो कितना हो जाएगा? 46 में 23 और जोड़ दोगे 69, ठीक है, 69। तो ये कहलाता है ट्रिप्लॉइड अवस्था, त्रिगुणित, 2n अवस्था, ठीक। चतुर्गुणित एक और बढ़ जाए 4n, ठीक है, तब और जोड़ लो 23, कितना हो जाएगा? 2 और 6 2 8 1 9, 92। तो ये चतुर्गुणित अवस्था कहलाएगा। यानी जब गुणसूत्रों का पूरा सेट बढ़ जाए, 23 एक सेट होता है, 23 एक सेट होता है, दोनों मिलकर बनाते हैं 46। तो जब पूरा का पूरा सेट ही बढ़ जाए या घट जाए तो उसे सुगुणिता कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए, टीकाकरण के 2 महत्व बताइए। तो टीकाकरण क्यों कराया जाता है? शरीर में सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र को विकसित करने के लिए। हम किसी भी जीव को अपने शरीर से पहचान कराते हैं, हानिकारक जीव को जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न कर सकता है, उससे हम शरीर की पहचान कराते हैं। क्योंकि जब कोई भी वाह्य कारक या प्रतिजन पहली बार हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उसके प्रति हमारे शरीर में प्राथमिक अनुक्रिया होती है जो धीरे होती है और उसके प्रति प्रतिरक्षी बन जाते हैं। अगर हम टीके के माध्यम से प्राथमिक अनुक्रिया करा देते हैं तो शरीर हमारी उस रोगजन से पहली बार मुलाकात कर लेगी। दूसरा, अगर किसी भी वायु माध्यम से, खाना के माध्यम से, सांस लेने के माध्यम से अगर हमारे शरीर में प्रवेश कराती है तो पहले से बनी प्रतिरक्षी है और दोबारा और तेजी से बनेगी तो प्रतिरक्षी की भारी मात्रा उस प्रतिजन को नष्ट कर देती है। इसीलिए हम टीकाकरण कराते हैं। टीका होता क्या है? तो रोगाणुओं को, कोई भी प्रतिजन है, चाहे जीवाणु हो, विषाणु हो, कवक हो या कोई रसायन हो, उसको मारकर या प्रभावहीन करके, जिससे वो शरीर में रोग उत्पन्न ना कर पाए, उसको हम प्रभावहीन बनाकर शरीर में पहुंचाते हैं। इसी को टीकाकरण कहते हैं। इससे शरीर में रोगों से संबंधित एंटीबॉडीज यानी प्रतिरक्षी बन जाती है और प्रतिरक्षा स्थापित हो जाती है। सांप के काटे जाने के मामले में भी रोगी को जो सुई लगाई जाती है वो भी क्या होता है? सर्पजीविस यानी वीनम होता है। वीनम के विरुद्ध, इस सर्प के जहर के विरुद्ध प्रतिरक्षी दी जाती है। इस प्रकार की प्रतिरक्षा इस प्रकार का प्रतिरक्षीकरण निष्क्रिय प्रतिरक्षण यानी पैसिव इम्यूनाइजेशन कहते हैं। ये तो पैसिव इम्यूनाइजेशन है, लेकिन जो शरीर में हम डेवलप करते हैं एंटीबॉडी को, ये कहलाता है सक्रिय प्रतिरक्षा, ठीक है। अब बाहर से जब बनी बनाई देते हैं तो इसे निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण कहते हैं। नेक्स्ट, औद्योगिक क्षेत्र में आनुवंशिक अभियांत्रिकी के कोई 2 महत्व लिखिए। औद्योगिक क्षेत्र में पूछे हैं कि यानी हम जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में किस प्रकार कर सकते हैं। इंसुलिन के निर्माण में कर सकते हैं, रुपया पैसा कमाओगे औद्योगिक स्तर पर निर्माण करके। उसके बाद एंटीबायोटिक का बना सकते हो औद्योगिक स्तर पर, एंटीबायोटिक प्रतिजैविक का निर्माण कर सकते हैं, टीके का निर्माण कर सकते हैं।
और बहुत सारे आनुवंशिक रूपांतरित फसलों का निर्माण किया जा सकता है औद्योगिक स्तर पर। तो बहुत सारे क्षेत्र हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी में मुख्यतः आनुवंशिक रूप से रूपांतरित सूक्ष्म जीव, कवक, पौधे, जंतु का उपयोग करते हुए जैविक पदार्थों का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग मानव कल्याण में विभिन्न क्षेत्रों जैसे चिकित्सा में होता है, निदान सूचक यानी रोग के पहचान में की जाती है, कृषि में आनुवंशिक रूपांतरित फसलों के निर्माण में की जाती है, जैव सुधार, अपशिष्ट प्रतिपादन, ऊर्जा उत्पादन में की जाती है। औद्योगिक स्तर पर हम फसलों का उपयोग बनाते हैं, जैसे बायोडीजल उत्पन्न करने वाले फसल, बायोप्लास्टिक उत्पन्न करने वाली फसलों का निर्माण करते हैं, इंसुलिन का निर्माण हम औद्योगिक स्तर पर करते हैं। ठीक, नेक्स्ट। अब देखिए 11 से 22 क्वेश्चन जो हैं, 10 क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, 3 अंक के हैं, कम से कम 50 शब्द में लिखना है। पहला देखिए, अंडाशय की आंतरिक संरचना के चित्र बनाइए। तो अंडाशय के चित्र आप ये बना सकते हो, मनुष्य के अंडाशय का आंतरिक संरचना। आपको पता है कि अंडाशय में चारों तरफ एक परत पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, जेनाइटल एपिथेलियम कहते हैं। इसके अंदर रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं, लसिका वाहिनियां पाई जाती हैं। इनमें प्राइमरी फॉलिकल्स पाए जाते हैं जो हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान परिपक्व होते हैं और मैच्योर फॉलिकल बनाते हैं। मैच्योर फॉलिकल फट जाता है, अंडोत्सर्ग होता है, ओव्यूलेशन होता है। फटे हुए फॉलिकल को कार्पस ल्यूटियम कहते हैं और कार्पस ल्यूटियम बहुत सारे हार्मोन्स वगैरह का रिलीज करता है। नेक्स्ट है, यौन संचारित रोगों से बचने के लिए 3 उपाय बताइए। तो यौन संचारित रोग होते क्या हैं? ऐसे रोग जो यौन संपर्क के द्वारा फैलते हैं, मैथुन करने से फैलते हैं। तो मैथुन द्वारा जो रोग फैलते हैं उन्हें हम यौन संचारित रोग, एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं, या इसे रतिज रोग, वेनरल डिजीज कहते हैं, या इसे जनन मार्ग संक्रमण, आरटीआई कहते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। और यौन संचारित रोगों से बचने के लिए क्या नियम है? किसी अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन संबंध ना रखें। मैथुन के समय सदैव कंडोम का इस्तेमाल करें। यदि कोई आशंका हो तो तुरंत ही प्रारंभिक जांच के लिए योग्य डॉक्टर से मिलें और रोग का पता लगाएं और पूरा इलाज करें। नेक्स्ट, एक द्विरज्जिक डीएनए में 30% साइटोसिन, तो डीएनए में मिलने वाले एडेनिन की संख्या बताइए। कह रहे हैं साइटोसिन 30% है। इतना आसान क्वेश्चन ये लगता है। आपको बताएं कि जितना साइटोसिन होगा उतना ही ग्वानिन होगा, तो साइटोसिन 30 दिया है, ग्वानिन भी 30 हो जाएगा। 100% में से इसको घटा दो, 30 और 30 60 घटा दो, बचा कितना? 40। अब बताइए, 2 तो हो गए ना, नाइट्रोजन छाड़ 2 हो गए, 2 और कौन बचे हैं? एडेनिन और थाइमिन। तो इन दोनों को आधा आधा दे दो, 20 इसको दे दो, सॉरी 20 इसको दे दो, 20 इसको दे दो, यानी एडेनिन का कितनी मात्रा आएगी? 20%। जीन विनिमय 3 विशेषताएं लिखी हैं। जीन विनिमय की 3 विशेषताएं। जीन विनिमय होता क्या है? जीन विनिमय का मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन के दौरान, ये एक प्रक्रिया है, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान समजात गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है, जिसे जीन विनिमय कहते हैं। जीन विनिमय विभिन्नता के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, विभिन्नता के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। विभिन्नता होगा तो जैव विकास होगा, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये इसकी उपयोगिता है। अर्धसूत्री विभाजन में प्रथम पूर्वावस्था, फर्स्ट प्रोफेज की जाइगोटीन अवस्था में सूत्र युग्मन होता है। सूत्र युग्मन में समजात गुणसूत्र एक साथ आ जाते हैं। पैकेटीन अवस्था में देखिए, मुख्य जीन विनिमय प्रक्रिया पैकेटीन अवस्था में होता है। इन गुणसूत्रों में जीन विनिमय होता है तथा जीन विनिमय के परिणाम स्वरूप नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच कियास्मेटा बनता है। मॉर्गन ने सर्वप्रथम साइलेंट जीन्स के पृथक होने की इस प्रक्रिया को जीन विनिमय के रूप में प्रतिपादित किया। इसके अनुसार समजात गुणसूत्र की प्रत्येक जोड़ी की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स खंडों के मध्य होने वाले पारस्परिक आदान प्रदान को जीन विनिमय कहते हैं। इसका प्रयोग, इससे लाभ क्या है? विभिन्नता उत्पन्न होती है जो कि जैव विकास में यूज होती है। बिंदु उत्परिवर्तन को समझाइए। बिंदु उत्परिवर्तन का मतलब होता है पॉइंट म्यूटेशन। आपको पता है कि जब डीएनए में किसी एक नाइट्रोजन क्षार का अदली बदली हो जाती है तो उसे पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन, एडेनिन, 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 थाइमिन, थाइमिन, साइटोसिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ग्वानिन। मान लो कि डीएनए पर यह सीक्वेंस था। अब किसी वजह से यहाँ पर एडेनिन की जगह पर क्या आ जाए? एडेनिन की जगह पर क्या आ जाए? ग्वानिन आ जाए। और यहाँ पर थाइमिन की जगह पर क्या आ जाए? साइटोसिन आ जाए। तब यही कहलाता पॉइंट म्यूटेशन।
जब डीएनए के केवल एक नाइट्रोजन क्षार के मध्य कोई परिवर्तन होता है तो इसे बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया रोग। सिकल सेल एनीमिया रोग में भी यही होता है। हीमोग्लोबिन अणु के बनने वाली जो बीटा श्रृंखला होती है उसके 6वें श्रृंखला पर ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वायलिन आकर बैठ जाता है, क्योंकि वहाँ पर GAG की जगह पर GUG हो जाता है सीक्वेंस। डीएनए अणु के एक से अधिक क्षार युग्मों का अन्य क्षार युग्मों से प्रतिस्थापन हो जाता है। डीएनए में एकल क्षार युग्म में परिवर्तन को बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। बिंदु उत्परिवर्तन का उदाहरण दात्र कोशिका रक्तता रोग होता है। एड्स की रोकथाम के 3 उपाय बताइए। एड्स को कैसे रोका जा सकता है? एड्स की कोई इलाज नहीं है, इसकी सिर्फ रोकथाम की जा सकती है। देखिए, एड्स में जिस व्यक्ति को एड्स होता है उसमें HIV वायरस उसके सभी तरल पदार्थों में, शरीर के सभी तरल पदार्थों में पाए जाते हैं। पसीना, आंसू, लार, वीर, योनिस्राव, दुग्ध सभी में पाए जाते हैं। रक्त आधान के समय अब इससे बचा कैसे जाए? तो रक्त आधान यानी जब हम किसी व्यक्ति को कोई ब्लड चढ़ा रहे होते हैं तो ये सुनिश्चित कर लें कि वो ब्लड जो चढ़ा रहे हैं उसमें HIV ना हो। इंजेक्शन का जो प्रयोग किया जाता है, एक इंजेक्शन का केवल एक ही बार प्रयोग किया जाए, बार बार प्रयोग ना करें। लैंगिक संबंध स्थापित करने में सावधानी बरतें। संभोग के समय हमेशा कंडोम का प्रयोग करें। जनसाधारण का ध्यान आकर्षित करने के लिए हर वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, जिससे लोगों में इसके प्रति जागरूकता फैले। एड्स को ठीक नहीं किया जा सकता, इसकी रोकथाम ही इसकी सबसे उत्तम उपाय होती है। नेक्स्ट देखिए, मदिरापान के अत्यधिक प्रयोग के खतरे के बारे में बताइए। मदिरापान से क्या होता है? लीवर खराब होता है, मस्तिष्क में प्रॉब्लम आता है, विड्रॉल सिंड्रोम्स भी हो जाते हैं। अल्कोहल के तत्कालिक प्रभाव में क्या क्या आता है? असभ्य व्यवहार, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, बर्बरता, हिंसा शुरू हो जाती है। अल्कोहल की अत्यधिक मात्रा से श्वसनपात, हृदपात, हार्ट फेल हो जाता है, प्रमस्तिष्क रक्तस्राव, मस्तिष्क में रक्तस्राव होने लगता है, कोमा में जा सकता है, मृत्यु हो सकती है व्यक्ति की। किशोरावस्था के दौरान अल्कोहल के सेवन से दीर्घकालिक प्रभाव भी हो सकता है, जिससे प्रौढ़ावस्था में अधिक पीने की लत लग सकती है। अल्कोहल के दीर्घकालिक प्रयोग से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है और यकृत में सिरोसिस हो जाता है। ऐसा भी ज्ञात है कि गर्भावस्था में अगर हम अल्कोहल या ड्रग का प्रयोग करते हैं तो गर्भ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, यूजेनिक्स किसे कहते हैं? यूजेनिक्स जिसे हम सुजननिकी कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है? यह आनुवंशिकी तथा जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित शाखा है जिसमें मानव की भावी पीढ़ियों में लक्षणों की वंशांगति के नियंत्रण द्वारा मानव जाति में सुधार किया जा सकता है। आपने एक पढ़ा होगा वंशावली विश्लेषण। तो वंशावली विश्लेषण में हम क्या करते हैं? किसी वंश का पूरा विश्लेषण करते हैं कि कोई आनुवंशिक रोग अगर उस वंश में है तो कैसे कैसे उसकी सभी पीढ़ियों में जाता है। उसको ठीक करने के लिए हम उसमें जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर सकते हैं। संबंधित जीन को हम ठीक करते हैं जीन चिकित्सा के द्वारा, और ये पूरी की पूरी शाखा सुजननिकी कहलाती है। इसका सबसे पहले प्रयास किसने किया था? सर फ्रांसिस गाल्टन ने शुरुआत किया था। आनुवंशिक लक्षणों में सुधार करके मानव जाति के सुधार के विचारों को प्रस्तुत किया, इसलिए इनको सुजननिकी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, फास्फोरस चक्र क्या होता है? तो आपको बताया था चक्र होता क्या है। चक्र का मतलब होता है कि किसी भी तत्व का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होना चक्र कहलाता है। अब फास्फोरस चक्र है, तो फास्फोरस का सबसे पहले ये बात जाने कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में फास्फोरस किस रूप में कहाँ पर पाया जाता है? तो फास्फोरस पाया जाता है चट्टानों में, यानी इसका सबसे बड़ा जो भंडार है वो कहाँ पर पाया जाता है? चट्टान में पाया जाता है। हमारे शरीर में किस रूप से ये उपयोगी हैं? तो फास्फोरस डीएनए बनाने में काम आता है। फास्फेट ग्रुप याद है? डीएनए 3 चीज़ों का बना होता है, नाइट्रोजन क्षार, पेंटोसर का फास्फेट समूह। तो फास्फेट समूह के लिए फास्फोरस चाहिए। तो शरीर में डीएनए के बनने के लिए फास्फोरस चाहिए, आरएनए को बनने के लिए फास्फोरस चाहिए, अन्य बहुत सारे प्रोटीन्स ऐसे हैं जिनको बनने के लिए फास्फोरस चाहिए। तो फास्फोरस नहीं होगी तो शरीर की वृद्धि नहीं होगी। ये फास्फोरस हमें मिलता कहाँ से है? चट्टानों में उपस्थित लाइकेन पहले शुरू करते हैं उसको तोड़ने का काम। चट्टानों से टूटती है, मृदा बनती है, मिट्टी बनती है, मिट्टी में फास्फोरस पहुंचता है, पौधे उस फास्फोरस को अवशोषित करते हैं, पौधे उससे अन्य प्रकार के मटेरियल बनाते हैं, पौधों से उत्पादित हम फल सब्जी को खाते हैं, वो फास्फोरस हमारे शरीर में जाता है। हमारे शरीर में वो फास्फोरस हमारे शरीर की वृद्धि करता है। चाहे हमारे मृत्यु होने पर या किसी पेड़ पौधे की मृत्यु होने पर जब उनका अपघटन होता है तो वो फिर फास्फोरस विघटित होकर मिट्टी में मिल जाता है। ठीक, तो यही कहलाता है फास्फोरस चक्र।
फास्फोरस सभी जीवों के लिए आवश्यक घटक है। यह न्यूक्लिक अम्ल डीएनए आरएनए का घटक है, कोशिका झिल्ली का घटक है। फास्फोरस ऊर्जा की भी इकाई होती है। एटीपी आपने सुना है, एडेनोसिन ट्राईफास्फेट, तो इसमें भी फास्फोरस चाहिए। तो फास्फोरस अनेक जंतुओं के बाह्य कवच, अस्थियों, दांतों में पाया जाता है। फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार चट्टान में होता है, जो कि फास्फेट के रूप में पाया जाता है। चट्टानों के अपक्षय से, चट्टानों के टूटने फूटने से मृदा बनती है। अब मृदा में ये फास्फेट घुल जाता है। फास्फेट आयनों का अवशोषण पौधे करते हैं मृदा से, और इस फास्फेट पादों में पहुंच जाता है, अनेक घटक भाग बन जाता है। यह फास्फेट अब खाद्य श्रृंखला में पहुंचता है, यानी पौधों को खाने वाले जीवों में पहुंचता है, जीवों से उपभोक्ताओं में शरीर में पहुंचता है। अब चाहे पौधे या किसी जंतु के मृत होने पर उनका अपघटन होता है, तो पुनः फास्फेट वातावरण में यानी मिट्टी में मिल जाता है। कार्बन चक्र की भांति पर्यावरण में फास्फोरस को भी शोषण द्वारा अवमुक्त नहीं किया जाता। यानी कार्बन साइकिल में देखेंगे तो कार्बन को हम सांस छोड़ने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में छोड़ते हैं, लेकिन फास्फोरस को हम किसी भी रूप में नहीं छोड़ते हैं। जब मृत होता है शरीर, तभी वो, जब अपघटन होता है तब फास्फोरस मिट्टी में जाता है। तो देखिए, फास्फोरस और कार्बन चक्र के बीच दो अंतर है। पहला, वर्षा के द्वारा वायुमंडल में फास्फोरस का निवेश कार्बन निवेश की अपेक्षा बहुत कम होता है। दूसरा, जीवों और पर्यावरण के बीच फास्फोरस का गैसीय विनिमय बिल्कुल नगण्य होता है। यह आपका फिगर बना हुआ है, इसके माध्यम से आप दिखा सकते हैं कि कोई चट्टान है, चट्टान जब टूटे फूटेगा तब इससे मृदा बनेगी। मृदा में आपका फास्फोरस फास्फेट के रूप में पाया जाएगा। पौधे इन्हें उपयोग करेंगे, पौधों को खाएंगे जंतु। अब जंतु के सड़ने से या पौधे के सड़ने से फिर से ये मिट्टी में फास्फोरस पहुंच जाता है। भारत में वन्य जीवन के अप्रत्यक्ष विनाश के 3 कारण बताइए। वन्य जीव के क्या कारण है कि वन्य जीव की संख्या खत्म हो रही है, तो उसके अप्रत्यक्ष कारण बताने हैं। देखिए, वातावरणीय कारण में आप देखोगे तो बाहरी जो जातियां हैं उनका आक्रमण होने की वजह से होता है। कुछ ऐसी जातियां जो किसी दूसरे स्थान पर पाई जाती हैं, विशेष स्थान पर, वो एक स्थान पर पहुंचकर अन्य जीवों को प्रभावित करती हैं, जिससे कुछ जीव विलुप्त हो जाते हैं। जब बाहरी जातियां अनजाने में या जानबूझकर किसी भी उद्देश्य से एक क्षेत्र में लाई जाती हैं, तब उनमें से कुछ आक्रामक होकर स्थानिक जातियों की संख्या में कमी कर देती हैं। जैसे इसके उदाहरण हैं, जब नील नदी का मछली, जिसे नील पर्च कहा जाता है, इसको पूर्वी अफ्रीका के विक्टोरिया झील में डाला गया, तब झील में रहने वाली सभी सिचलिड मछलियों की 200 से अधिक जातियां विलुप्त हो गईं इनके प्रभाव से। ठीक, गाजर घास, लैंटेना और हायसिंथ जैसी आक्रामक खरपतवार जातियां पर्यावरण को हानि पहुंचाती हैं। मत्स्य पालन के उद्देश्य से अफ्रीका कैटलिस क्लेरिस गैरीपाइनस मछली को हमारी नदियों में लाया गया, लेकिन अब यह मछली हमारी नदियों की मूल कैटफिश जातियों की खतरा पैदा कर रही हैं। देखिए, दूसरा कारण है सहविलुप्तता। सहविलुप्तता का मतलब होता है कि जब कोई जीव किसी पर डिपेंड होता है, तो उनमें से कोई जीव अगर मर गया तो वो दूसरा वाला भी खत्म हो जाता है। जैसे जब एक जाति विलुप्त होती है तो उस पर आधारित दूसरी जंतु या पादप जाति भी विलुप्त हो जाती है। ठीक, जैसे परजीवी का ही ज़्यादा उदाहरण इसमें आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर उदाहरण शायद नहीं दिया गया, एक ही उदाहरण। हमारे सर पे जुआ पाया जाता है ना, हमारे तो नहीं है, तुम्हारे होगा, हम नहीं जानते, मेरे नहीं है। तो जिनके सर में जुए पाए जाते हैं, मनुष्य खत्म हो जाएंगे तो जुए कहाँ पाए जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। जुआ क्या है? परजीवी है। ठीक, तो एक परपोषी मत्स्य जाति विलुप्त होती है, तब उसके विशिष्ट परजीवियों का भी भविष्य वही होता है, विलुप्त हो जाता है। एक अन्य उदाहरण एक सह विकसित पौधे परागणकारी साहूकारिता है, जहां एक के विलुप्त होने पर दूसरे का विलोपन भी निश्चित रूप से होता है। यानी ऐसे बहुत सारे पुष्प होते हैं जिनका परागण की प्रक्रिया कुछ विशेष प्रकार के कीट से ही होती है। जैसे साल्विया में कीट परागण होता है, तो वो कीट अगर साल्विया पर ना पहुंचे तो उसका परागण खत्म। परागण नहीं होगा तो साल्विया के पौधे भी नष्ट हो जाएंगे धीरे धीरे, पृथ्वी से समाप्त। अगर पृथ्वी पर मधुमक्खी को खत्म कर दो ना, तो मधुमक्खी अगर पृथ्वी से समाप्त हो गए ना, तो बहुत से ऐसे पौधे हैं जो खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि बहुत से पौधों का जो परागण की प्रक्रिया है मधुमक्खी पर ही डिपेंड होती है। तो वो भी सहविलुप्तता का उदाहरण है। अतिदोहन, मानव अपने प्रयोग के लिए बहुत सारे जगहों को क्या कर रहा है, जगहों को नहीं, बहुत सारे जीवों को नष्ट कर रहा है। जैसे अब पैसेंजर कबूतर, कभी नाम सुना होगा। जब राजा महाराजा थे तो कबूतर पे, उसके पैर पे अपना संदेश लिखकर और बांध कर छोड़ देते थे, जाओ पहुंचाओ। तो वो भी एक कबूतर रहा करता था। उसका अत्यधिक दोहन से वो पैसेंजर कबूतर समाप्त हो चुका, विलुप्त हो गया है। ऐसे बहुत सी जातियां हैं, स्टेलर समुद्री गाय, जिनमें कुछ प्रॉफिट के लिए मनुष्य उसको तेजी से खत्म करने पर तुल जाता है और वो विलुप्त हो जाती हैं।
दूसरा, आवासीय क्षति तथा विखंडन। मनुष्य अपने निर्माण के लिए, अपने कार्यों के निर्माण के लिए जो नेचुरल प्लेसेस हैं उनको नष्ट करता जा रहा है, वनोन्मूलन करता जा रहा है। प्रदूषण, विकासीय कार्य, स्वच्छता, इन सभी के कारण जीवों की संख्या में गिरावट आई है। नेक्स्ट, जल प्रदूषण के 3 कारण बताइए। जल प्रदूषण क्या होता है? जब जल में घुले हुए जो सामान्य मात्रा में चीज़ें हैं, सामान्य से भिन्न मात्रा में चीज़ें आ जाएं तो उसे जल प्रदूषण कहते हैं। जैसे अब इसका कारण क्या है? औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक रूप जो उद्योग होते हैं बड़े बड़े, उनसे जो वेस्ट निकलता है उसको नदियों में छोड़ दिया जाता है बिना ट्रीट किए, तो उससे जल प्रदूषण होता है। अब उन कारखानों में बहुत सारे ऐसे पदार्थ, हानिकारक पदार्थ होते हैं जिनको नदी में नहीं छोड़ा जाना चाहिए, जैसे पारा, लेड, आर्सेनिक, इन सभी का, ये सभी प्रभाव डालते हैं जल पर। आपने सुना होगा मिनीमाता रोग, पारा जब छोड़ दिया गया था जापान के एक खाड़ी में, मिनीमाता नामक खाड़ी में एक नदी थी, सॉरी झील थी, उसमें एक कंपनी द्वारा पारा छोड़ दिया गया था, तो पारा धीरे धीरे मछलियों में गया, मछली को खाने वाले जो मछुआरे थे उन मछुआरों में पारा पहुंच गया, वहाँ के जितने मछुआरे थे सब पागल हो गए थे पारा की वजह से। तो ये जल प्रदूषण का कारण है। कृषि रसायन, खेती के लिए बहुत सारे रसायन का प्रयोग किया जाता है, उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, कीटनाशी, कवकनाशी, खरपतवारनाशी का प्रयोग किया जाता है। ये सारे जो रसायन है ना, ये रसायन वर्षा जब होती है तो खेतों से बहकर नदी में पहुंचते हैं, नदी में ये दूषित करते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं। घरेलू अपमार्जक, जो आप घर में यूज करते हो, सर्फ, साबुन, ये भी एक प्रकार के अनिम्नीकरणीय कारक होते हैं जो कभी नष्ट नहीं होते हैं, तो वो भी नदी नालों के साथ नालों के साथ नदी में पहुंचते हैं, नदी में ये प्रदूषण फैलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर एक टिप्पणी लिखिए। देखिए, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यानी सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है? रोजमर्रा की जो भी जरूरतें वाली चीजें होती हैं वो कहाँ आती हैं? प्लास्टिक के डिब्बे में, टीने में, केन में। आप कोक पीते हो, केन वाला पी के कोक का केन फेंक दिए, तो वही सब सॉलिड वेस्ट कहलाती हैं। तो डेली हमारे शहर में कई कुंतल ऐसे कचड़े निकलते हैं जिन्हें ठोस प्रबंध कहते हैं या ठोस अपशिष्ट कहते हैं। अब उन ठोस अपशिष्ट में कांच भी हो सकता है, धातु भी हो सकता है, रबड़, चमड़ा, वस्त्र आदि हो सकते हैं। अगर इनको आप खुले में रख दोगे तो वहाँ पर खतरनाक चूहे वूहे, मक्खियाँ अक्खियाँ पनपने लगेंगी, गंदगी बैठेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, या तो इन ढेर को क्या करें, सैनिटरी लैंडफिल्स कर दें, यानी बहुत बड़े बड़े जमीन में गड्ढा खोदें, उसमें दबा दें, एक ये तरीका होता है। अगर आप इसको जलाओगे तो इससे वायु प्रदूषण भी होने का खतरा है। ठीक, तो इसका सबसे बढ़िया ये इलाज है कि इसको ज़मीन में दबा दिया जाता है। लैंडफिल्स भी कोई अच्छा उपाय नहीं है, क्योंकि खासकर महानगरों में कचरा इतना अधिक होने लगा है कि ये स्थल भी भर जाते हैं, जल्दी भर जाते हैं। इन लैंडफिल्स से रसायनों के भी रिसाव का खतरा होता है, जिससे कि भवन जल संसाधन प्रदूषित हो जाता है। हमारे द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट को 3 श्रेणी में बांटा गया है। जो भी हम लोग चीज़ें फेंकते हैं रोडों पर, सड़कों पर, उनमें क्या होते हैं, एक वे पदार्थ होते हैं जो सड़ घुल जाते हैं, जैसे कपड़ा, रोटी, खाना, जो भी चीज़ें आप जो सड़ जाते हैं वो बायोडिग्रेडेबल्स में आते हैं। जो रिसाइकेबल होते हैं, जैसे आप कोई कंप्यूटर है खराब हो गया तो उसको फेंको मत, दे दो, बेच दो, जिसको ज़रूरत होगा वो खरीद लेगा, उसमें जो अंदर का जो चीज़ सही होगा उसको रिसाइकल कर लेगा, फिर से यूज कर लेगा, तो इसे रिसाइकल वेस्ट कहते हैं। वे जो कभी नष्ट नहीं होते हैं, जैसे कांच, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं। ये हमारे पर्यावरण को दूषित करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, ये कुछ ज़्यादा ही करते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि उत्पन्न सभी कचरे की छटाई की जाए। पहले जो कचरा निकले उनमें छटाई किया जाए कि किसका हम रिसाइकल कर सकते हैं या किसको हम नष्ट कर सकते हैं या किसको नष्ट नहीं कर सकते। छटाई करेंगे। जिस कचरे का प्रयोग या पुनश्चक्रण किया जा सकता है उसे आप कबाड़ी वाले को बेच दो, ठीक, वो अपना रिसाइकल करके यूज कर लेगा गला वाला के। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जो होते हैं उन्हें जमीन में गहरे में गड्ढे में डाल दो, प्राकृतिक रूप से वे अपघटित हो जाएंगे। जो जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं वही उसी का निपटान शेष बचता है। इस सब का एकमात्र हल यह है कि पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति हम सभी को अधिक संवेदनशील होना चाहिए। हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए कि कचरा कम उत्पन्न किया जाए और जैव अनिम्नीकरणीय उत्पादों का प्रयोग
कम करें, ठीक है, क्योंकि ये अधिक प्रदूषण फैलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 से लेकर कहाँ तक है नहीं पता। 23 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो 4 अंक का पूछा गया है। पूछा गया कि डीएनए पुनर्योगज तकनीक क्या है, इस तकनीक के 3 चरणों का वर्णन करिए। होता तो 4 चरण मैंने बताए हैं, आप लोगों में 3 चरण पूछा गया है, तो मैंने 4 को 3 में कन्वर्ट कर दिया है। कैसे? पहला मैंने कहा है वांछित जीन का वरण और विलगन, यानी जो भी हमें इंसुलिन बनाना है उससे संबंधित जीन को निकालो, छांटो। दूसरा, वांछित जीन को वाहक डीएनए के साथ लाइगेट कराकर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाओ। तीसरा, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को पोषक कोशिका में स्थानांतरित करो, क्लोनिंग करो और ढेर सारा उत्पाद प्राप्त करो। 3 के रूप में मैंने कर दिया। तो यही होता है जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी की क्रियाविधि क्या होती है? जैव प्रौद्योगिकी किसी उत्पाद को बनाने के लिए, किसी आनुवंशिक रूपांतरित फसल के निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें अगर उत्पाद को प्राप्त करने की बात करें तो उत्पाद प्राप्त करने की 3 विधियां हैं, 3 चरण होते हैं। जो भी उत्पाद हमें चाहिए उससे संबंधित पहले हम जीन को निकालेंगे, ठीक, यानी पहला क्या होता है वांछित जीन का विलगन एवं वरण। दूसरा, वाहक डीएनए यानी प्लाज्मिड के साथ इसको जोड़ना। तीसरा, ये पुनर्योगज डीएनए कहलाएगा। पुनर्योगज डीएनए को पोषी कोशिका में भेजो और उससे बहुत सारे कोशिका बनाओ और उससे उत्पाद प्राप्त करो। यही होता है जैव प्रौद्योगिकी चरण। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा क्या, जीन चिकित्सा क्या है? एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी का उदाहरण देते हुए इसका वर्णन कीजिए। एडिनोसिन डीएमिनेज क्या है? एडिनोसिन डीएमिनेज ADA ये क्या है? एक एंजाइम है। एडिनोसिन डीएमिनेज एक एंजाइम है जिसका प्रयोग शरीर में किस लिए होता है? प्रतिरक्षा तंत्र के लिए होता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें ADA एंजाइम नहीं बनता। अब एंजाइम है, एंजाइम से संबंधित जीन होगा। जीन कहाँ पाया जाएगा? डीएनए पर पाया जाएगा। यानी ऐसे व्यक्ति का डीएनए जिन पर ये जीन नहीं है, उस मान लो एक व्यक्ति है, व्यक्ति A, इस व्यक्ति A के डीएनए पर ये जीन नहीं पाया जा रहा, तो ये जीन नहीं पाया जाएगा तो ये एंजाइम नहीं बनेगा। ये एंजाइम नहीं बनेगा तो उसकी प्रतिरक्षा तंत्र कार्य नहीं करेगी। तो जीन चिकित्सा में क्या करते हैं? ADA उत्पादन करने वाले एंजाइम के संबंधित जीन को इस व्यक्ति में ट्रांसफर कर देते हैं। जब इस जीन से संबंधित जीन को इसमें हम ट्रांसफर कर देंगे तो इस व्यक्ति के अंदर भी ADA बनने लगेगा, तो इसके अंदर प्रतिरक्षा तंत्र भी विकसित हो जाएगी। यही कहलाता है जीन चिकित्सा। सबसे पहले ADA से ग्रसित 4 वर्ष की बच्ची में, 4 वर्ष की बच्ची में सबसे पहले ये प्रयोग किया गया था जीन चिकित्सा का। आइए देखिए, यदि कोई व्यक्ति किसी आनुवंशिक रोग से ग्रसित है, आनुवंशिक रोग का मतलब कि उसके जीन में कोई गड़बड़ी, कोई डीएनए में कोई गड़बड़ी है, तो उस आनुवंशिक विकार को दूर करने के लिए उस रोग से संबंधित असामान्य जीन को प्रतिस्थापित कर दिया जाए। जो गड़बड़ जीन है उसकी जगह पर सामान्य जीन को लगा दिया जाए। यही जीन चिकित्सा कहलाती है। अर्थात आनुवंशिक रोग की चिकित्सा के लिए रोगी की कोशिकाओं और ऊतकों में उस रोग की सामान्य क्रियाशील जीन को प्रविष्ट कराना, असामान्य जीन में आवश्यक सुधार या परिवर्तन करना जीन चिकित्सा कहलाता है। जीन चिकित्सा का सर्वप्रथम हम प्रयोग किए थे SCID रोग में। SCID रोग को उसी को कहते हैं, ADA की कमी से होता है, एडिनोसिन डीएमिनेज के एंजाइम की कमी से होता है SCID, सेवर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियेंसी डिजीज। यह एक प्रतिरक्षा तंत्र का विकार है जिसे बबल बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं। यह रोग X गुणसूत्र पर उपस्थित एक जीन जो ADA के संश्लेषण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसके कारण होता है। जीन चिकित्सा का सर्वप्रथम प्रयोग 1990 में एक 4 वर्ष की बालिका पर किया गया था ADA से की कमी को दूर करने के लिए। यह एंजाइम प्रतिरक्षा तंत्र के कार्य के लिए आवश्यक होता है। ADA से संबंधित जीन में गड़बड़ी होने से SCID रोग उत्पन्न होता है। इस प्रकार के रोगी में T लिम्फोसाइट नहीं बन पाता तो प्रतिरक्षा तंत्र नहीं बनेगा। तो कुछ बच्चों में ADA की कमी का उपचार अस्थिमज्जा के प्रत्यारोपण से किया गया। अब अस्थिमज्जा का प्रत्यारोपण बार बार करना पड़ता था तो ये सही नहीं था। तो उसके लिए क्या किया गया कि सक्रिय ADA जीन को रेट्रोवायरस में प्रवेश कराया गया और उस रेट्रोवायरस संवाहक को
संवर्धित लसिकाणु में प्रवेश कराकर अंत में रोगी के शरीर में समाकलित कर दिया गया। जब रोगी के शरीर में वो एडीए बनाने वाला जीन पहुंच गया, इससे उसके शरीर में एडीए एंजाइम बनने लगेगा और प्रतिरक्षा तंत्र विकसित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 24 से 26 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 5 अंक के। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया फाइलेरियासिस रोग के बारे में बताइए। फाइलेरियासिस रोग का 3 चीज पूछे हैं, कारण, लक्षण, उपचार। फाइलेरियासिस, इसका दूसरा नाम क्या होता है? हाथी पांव, एलिफेंटियोसिस भी कहते हैं। पांव हाथी जैसा हो जाता है। कारण क्या है? वुचेरिया बैनक्राफ्टी या वुचेरिया मैलाई नामक परजीवी फाइलेरिया कृमि के कारण। लक्षण क्या है? वुचेरिया के कारण अंगों में प्रायः निचले पाद में यानी निचले पैर में क्या होता है? सूजन आ जाता है, लसिका वाहिनियां फूल जाती हैं, फूलने की वजह से वो पैर मोटा हो जाता है। ठीक, और ये कई वर्षों तक रहता है। जननिक अंग यानी वृषण भी कभी कभी प्रभावित हो जाते हैं, वो भी फूल के बड़ा हो जाता है। इस रोग का रोगवाहक कौन है? मादा क्यूलेक्स मच्छर। बचाव के लिए क्या करेंगे? मच्छर से दूर रहिए। दूसरा, कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं। आर्सेनिक से निर्मित एमएसजेड दवाइयां या माइक्रोफाइलेरिया लार्वा को मारने के लिए डाइमिथाइल कार्बोमोनोजॉइन नामक दवाइयां का प्रयोग कर सकते हैं। तीनों आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया है कि एस्केरियासिस रोग के बारे में निम्न बिंदुओं पर वर्णन करिए। एस्केरियासिस रोग का कारण पूछा गया है, लक्षण और उपचार। एस्केरियासिस याद है? एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स नामक राउंड वर्म की वजह से होता है। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड के कारण होता है। लक्षण क्या है? देखिए, संक्रमण किसकी वजह से होता है? भोजन, गंदे भोजन खाने से, पानी पीने से, जिसमें उसके अंडे पाए जाएं, इससे हो जाता है। लक्षण क्या होता है? आंतरिक रक्तस्राव, आंत में पाया जाएगा तो आंत में वे घाव पैदा करेगा, रक्तस्राव होगा। पेशीय पीड़ा, शरीर में दर्द होगा, बुखार, अरक्तता, एनीमिया हो जाएगा, आंत्र का अवरोध हो जाएगा। इनकी संख्या बढ़ने पर आंत का रास्ता बंद हो जाता है, जिससे खाना आगे नहीं पास हो पाता। ठीक, मिट्टी, जल आदि को संदूषित करते हैं। स्वस्थ व्यक्ति में यह संक्रमण संदूषित पानी, शाक सब्जी और फल के सेवन से होता है। उपचार में क्या कर सकते हैं? इसमें आज के समय में जो चल रहा है वो चल रहा है एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल का टैबलेट दे दो और रात में, सुबह वो लैट्रिन के रास्ते निकल जाएगा। रोगी की आंत से कृमि को निकालने के लिए बथुए का तेल प्रयोग करते हैं। डिमेटोड नामक दवा या बेंडाजोल आदि का प्रयोग कर सकते हैं। एल्बेंडाजोल का भी प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, पुरुष जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और इनके कार्यों को लिखिए। प्रोस्टेट ग्रंथि का कार्य क्या होता है? अधिवृषण का कार्य क्या होता है? शुक्रवाहक का कार्य होता है। तो यहाँ पर आपको नर जनन तंत्र का पूरा फिगर बनाया गया है, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसको बनाने का सीखिएगा और इसको बनाइएगा। प्रोस्टेट ग्रंथि का कार्य पूछा गया है, तो प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करता है? क्षारीय दुधिया रंग का एक तरल स्राव करता है। ठीक, जो मूत्र मार्ग में मूत्र से जो उत्पन्न अम्लता है उसको निष्प्रभावी कर देता है, जिससे शुक्राणु खत्म ना हो। अधिवृषण शुक्राणुओं के प्रमुख संग्रह स्थान का कार्य करता है। शुक्रवाहक नलिका में शुक्राणु बनता है, अधिवृषण में आकर वहां पर वो बैठा रहता है। शुक्राणु का परिपक्वन होता है, शुक्राणु सक्रियता प्राप्त करते हैं। शुक्रवाहक क्या है? तो शुक्रवाहक वृषण जाल को अधिवृषण से जोड़ता है, रिड टेस्टिस को एपिडिडाइमस से जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट, स्त्री जनन का नामांकित चित्र बनाइए और अंडवाहिनी झालरी अंडाशय का कार्य बताइए। सबसे आसान यही है अंडवाहिनी। इसमें आपको देखिए कुछ नहीं करना होता, एक ऐसा फिगर बनाइए। अब कोई जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट वैसा ही बनेगा, जैसा आपकी किताब यहाँ पर दिया गया वैसा ही बनाओ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसको बना दो एक अंडाशय से, इसको भी जोड़ दो एक अंडाशय से। ठीक है, यहाँ पर बना हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पर परतें बना देनी है। इसकी 3 लाइनिंग को देख लो, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। वेजाइना है, ये रीजन कहलाता है सर्विक्स। ये आपके अंडाशय हैं, 2 जोड़ी फैलोपियन नलिका होती है। फैलोपियन नलिका के विभाग होते हैं, जैसे झालर यानी फिम्बरी, इन्फंडिबुलम और स्थमस, यहाँ पर नहीं दिया है, एम्पुला और स्थमस। ठीक, ये इसका फंडस भाग होता है, ये आपका यूटेरस होता है, आपको बनाना है। आपसे कार्य पूछा गया है, अंडवाहिनी का कार्य बताइए। तो अंडवाहिनी का कार्य क्या होता है? अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचाना। झालर का काम क्या होता है? अंडोत्सर्ग के दौरान जो अंडाशय से अंडाणु मोचित होता है उसको पकड़ना। अंडाशय का कार्य क्या है? तो अंडाशय द्वारा अंड जनन की प्रक्रिया से अंडाणु का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि वाटसन और क्रिक के डीएनए का मॉडल बताइए।
ऐसा आपको फिगर बना देना है डीएनए का। आप चाहे तो यही सिर्फ बना सकते हो, ये मत बनाइएगा, ज़्यादा हो जाएगा। आप ये बनाकर आप दर्शा सकते हो, लेकिन नहीं, ये मत बनाना, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है। आपको ये शेप बनाना पड़ेगा, ये शेप बनाना पड़ेगा। आप चाहो सिर्फ ए ही बना दो, ये मत बनाओ, क्योंकि आपको ये राउंड शेप राइट हैंडेड फैशन में मुड़ा हुआ दिखाना पड़ेगा। वाटसन एंड क्रिक का मॉडल क्या है कि डीएनए 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के बना होता है, जिसमें दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला एक दूसरे से प्रति समानांतर जुड़े होते हैं। यानी एक 5' to 3' होगा तो दूसरा 3' to 5' होगा। एक डीएनए में 3 चीज़ें पाई जाती हैं, फास्फेट और शुगर इसका बैकबोन बनाता है, और नाइट्रोजन क्षार 4 प्रकार के इसके अंदर का भाग बनाते हैं। एडेनिन के साथ हमेशा थाइमिन जुड़ता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, साइटोसिन के साथ हमेशा ग्वानिन जुड़ता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। डीएनए का व्यास कितना होता है, तो डीएनए का व्यास 20 एंगस्ट्रॉन होता है। डीएनए के एक पिच की लंबाई कितनी होती है, 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉन होता है। एक पिच में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 10, ठीक, नाइट्रोजन क्षार का बेस पेयर होते हैं, नाइट्रोजन क्षार के जोड़े होते हैं। बस इतनी चीज़ आपको बतानी है। 2 नाइट्रोजन क्षारों के बीच की दूरी होती है 0.34 नैनोमीटर, या इसे हम कह सकते हैं 3.4 एंगस्ट्रॉन। सारी चीज़ें आपकी लिखी हुई हैं। नेक्स्ट पूछा गया लैक ओपेरॉन क्या होता है। तो मैंने बताया है कि लैक ओपेरॉन जीन के रेगुलेशन के लिए एक तंत्र होता है कि कौन से जीन का काम कब शुरू होना है, इसके लिए रेगुलेशन ये होता है, लैक ओपेरॉन कहलाता है। लैक ओपेरॉन है तो इसमें इंड्यूसर लैक्टोज होता है। यानी लैक्टोज अगर हम कोई लैक्टोज खाते हैं तो उससे संबंधित, यानी उसको तोड़ने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको बनाने वाला जीन एक्टिवेट हो जाता है। इसी को कहते हैं लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन के सबसे पहला मॉडल किसने दिया था, इसकी जानकारी दिए थे जैकब और मोनॉड ने। उन्होंने पहली बार अनुलेखनीय नियमित तंत्र के बारे में बताया। ई कोलाई जीवाणु द्वारा लैक्टोज शर्करा को ऊर्जा के रूप में उपयोग करने के लिए इसके विघटन की आवश्यकता होती है, और विघटन के लिए उसके एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी। लैक्टोज शर्करा विघटन के पश्चात ग्लूकोज और गैलेक्टोज में विघटित हो जाता है। इस विघटन के लिए एक एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज के एंजाइम की आवश्यकता होती है। ये बताना चाहते हैं कि कोई भी जीन तभी अपना काम करता है जब उससे संबंधित क्रियाधार आता है। तो लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम चाहिए। तो ये जीन जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को बनाती है, वो जीन तभी इसको बनाएगी जब उसके शरीर में, उस जीवाणु के शरीर में लैक्टोज होगा। तो यही बताता है। लैक्टोज उपापचय में 2 अन्य एंजाइम परमिएज और ट्रांसएसिटिलेज भी बनते हैं। परमिएज एंजाइम जीवाणु कोशिका के लिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज की पारगम्यता को बढ़ाता है, और लैक्टोज की उपस्थिति में ही इन एंजाइम का संश्लेषण लैक्टोज के उपापचय होता है। जब तक माध्यम में लैक्टोज नहीं होगा तब तक ये लैक ओपेरॉन ऑन नहीं होता। लैक ओपेरॉन स्विच ऑन और ऑफ होने की क्रियाविधि पर आधारित होता है। लैक्टोज क्या होता है, इंड्यूसर के रूप में काम करते हैं। इसमें किसी भी ओपेरॉन तंत्र में 3 सिस्टम होते हैं। एक होता है नियंत्रण जीन, जिसे रेगुलेटर जीन कहते हैं, दूसरा प्रमोटर जीन, और तीसरा ऑपरेटर जीन। 4 होते हैं संरचनात्मक जीन। इनमें से नियंत्रण जीन, जिसे आई जीन कहते हैं, वो एक रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण करता है। यानी जब तंत्र में ये रिप्रेसर प्रोटीन जुड़ा होता है तब आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ पाता। और इसके बाद होता है प्रमोटर जीन। प्रमोटर जीन आरएनए पॉलीमरेज के लिए जुड़ने के लिए स्थान देता है। यानी आई जीन बनाता है एक प्रोटीन, ये प्रोटीन प्रमोटर से जुड़ा रहता है। तब तक ये हटता नहीं है जब तक कि लैक्टोज माध्यम में ना आ जाए। ये सब प्रक्रिया आपको बताया है। अब आरएनए पॉलीमरेज इससे तभी जुड़ेगा जब ये प्रोटीन हटेगा, और ये प्रोटीन तब हटता है जब लैक्टोज आता है। ऑपरेटर जीन होता है, प्रमोटर के बाद ऑपरेटर जीन होता है। यह संरचनात्मक जीन की क्रियात्मक का नियंत्रण करता है। यदि ऑपरेटर जीन से रिप्रेसर जुड़ा हुआ है तो संरचनात्मक जीन का स्विच ऑफ होता है। जब रिप्रेसर यदि इंड्यूसर से जुड़कर रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, तब आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर से संरचनात्मक जीन का स्विच ऑन हो जाता है। चलिए थोड़ा सा हम आपको बता ही देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। लैक प्रचालक डीएनए पर उपस्थित सिस्टम है।
जिससे बनता है mRNA। तो संबंधित mRNA तभी बनता है जब उसका क्रियाधार आता है। जैसे देखिए अभी क्या बताएं कि ओपेरॉन में 4 तंत्र होते हैं, नियामक जीन, रेगुलेटरी जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन और स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन से ही mRNA का निर्माण होता है और mRNA से संबंधित एंजाइम का निर्माण होगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का। तो ये तभी ऑन होगा जब शरीर में क्या आएगा, लैक्टोज आएगा। और अगर लैक्टोज नहीं आया है, अभी मान लो कि लैक्टोज नहीं आया है, तब क्या होता है? जब लैक्टोज नहीं आया होता है तो आई एक प्रोटीन बनाता है, आई एक प्रोटीन बनाता है जिसे रिप्रेसर प्रोटीन कहते हैं। ये ऑपरेटर से जुड़ा होता है। ऑपरेटर से जुड़े होने की वजह से जो प्रमोटर भाग पर आरएनए पॉलीमरेज बैठा रहता है वो आगे नहीं बढ़ पाता। आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ पाता तो स्ट्रक्चरल जीन से mRNA नहीं बन पाता। जैसे ही लैक्टोज माध्यम में आता है, लैक्टोज, वो लैक्टोज इस रिप्रेसर प्रोटीन से जुड़ जाता है। तो रिप्रेसर प्रोटीन से जुड़ने पर ये रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ से चला जाता है, ठीक है, चला जाता है। जब ये रिप्रेसर प्रोटीन चला जाएगा यहाँ से तो आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता है और स्ट्रक्चरल आरएनए से mRNA का निर्माण करता है, mRNA से एंजाइम का निर्माण हो जाता है। बस यही कहलाता है लैक ओपेरॉन। ये देखिए सिस्टम बना हुआ है। क्या होता है, यहाँ पर आई जीन है, नियामक जीन, सॉरी रेगुलेटरी जीन, प्रमोटर, ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल जीन। आई जीन एक रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है जो ऑपरेटर पर जाकर जुड़ा रहता है, आरएनए पॉलीमरेज को आगे बढ़ने नहीं देता। जब माध्यम में लैक्टोज आता है तो वो लैक्टोज, देखिए लैक्टोज आता है तो वो इस रिप्रेसर प्रोटीन से जुड़ता है, रिप्रेसर प्रोटीन इस जगह को छोड़कर निकल जाता है, आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता है और mRNA को बना देता है। mRNA से संबंधित एंजाइम का निर्माण हो जाता है। इसी को कहते हैं लैक ओपेरॉन। बस इतने क्वेश्चन आपके पूछे गए थे जिनको आपको डिटेल में मैंने आपको बता दिया। तो 3 घंटे का पेपर होता है, इतना आसान नहीं कि इतनी जल्दी मैं सारी चीज़ों को सॉल्व करा दूं। पूरी कोशिश करता हूं कि जल्दी जल्दी आपको, क्योंकि चीज़ों को मैंने पढ़ाया है, एक रिवीजन के रूप में ही मैं सिर्फ आपको सॉल्व पेपर करवाऊंगा। आपको डिटेल अगर पढ़ना है तो इस सबसे रिलेटेड आपको संबंधित वीडियो आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, फ्री में आप पढ़िए वहाँ से। तो उम्मीद है कि आज का आपको छत्तीसगढ़ के वर्ष 22 का प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन आपको ठीक ठाक से मिल गया है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को हमारे एप्लीकेशन से, और आगे जो भी अनसॉल्व पेपर होगा जिस भी वर्ष का, वो जल्दी आपके यूट्यूब पर दिया जाएगा। तब तक आप पढ़ते रहिए यूट्यूब चैनल बायोलॉजी हिंदी से। धन्यवाद।